हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रेन के मॉक के साथ। हम लोगों ने ब्रेन टॉपिक अच्छे से कवर किया, जिसमें हमने सारे पार्ट्स, उनकी फंक्शनिंग, उनके स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द क्वेश्चंस ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन के क्वेश्चन इससे पहले कैसे आए हुए थे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ में हम कमेंट्स करते जाएंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको समझ में आया है। सबसे पहला क्वेश्चन, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा था इस चैप्टर को स्टार्टिंग में ही हमने क्या बोला था, इस चैप्टर को शुरू में ही हमने कहा था नर्वस सिस्टम, कि भैया ये क्या है, नर्वस सिस्टम है। ठीक, अब अगर बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की, तो हम बात करने जा रहे हैं कि नर्वस सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखते जाइए। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल ठीक, हमने पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। नर्व्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, जी बिल्कुल पढ़ा था। न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्व्स या न्यूरॉन्स बोलूं, न्यूरॉन सबसे बड़ा सेल होता है हमारी बॉडी का। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following statement is correct about cerebellum? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सेरिबेलम के लिए बिल्कुल करेक्ट है? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सेरिबेलम के लिए सही है? सबसे पहले, इट रेगुलेट्स द मस्कुलर मूवमेंट्स फॉर लोकोमोशन, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। देखो, पार्ट ऑफ ब्रेन तो सही है या नहीं? सेरिबेलम के लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी कि भैया एक तो हिंड ब्रेन मस्कुलर मूवमेंट करता है, दूसरा फोर ब्रेन हमारा फिजिकल मूवमेंट देता है, यानी कि स्केलेटल मूवमेंट देता है। तो डेफिनेटली ये भी करेक्ट है, तो दोनों ही सही है। तो बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? बोथ ए एंड बी। वैसे सेरिबेलम और क्या क्या करता है? वाटर रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ में पॉस्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ में पोस्चर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे चले, नेक्स्ट बात करें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच नर्व्स आर अटैच टू द ब्रेन एंड इमर्जेस फ्रॉम द स्कल। अब अगर ये बात कर रहा है कि भैया कौन सी नर्व है जो ब्रेन से निकली होगी, बच्चे नाम से देखना, थोरैसिक नर्व, सैक्रल नर्व, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, नाम से देखेगा। भाई ये हमने नहीं पढ़ा, हमको नहीं आता इसके बारे में, कुछ नहीं आता, जीरो। ठीक, अब एक एक करके करते हैं। सबसे पहले स्पाइनल नर्व, नाम से पता लग रहा है स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड के पास होगी, ठीक है। थोरैसिक नर्व, थोरैसिक कैविटी में होगी। सैक्रल नर्व बॉडी के सैक्रेड पार्ट्स में होगी, ऑर्गन्स में होगी, सेक्रेड ऑर्गन्स के अंदर। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल मतलब ब्रेन, तो क्रेनियल नर्व किस में होगी? ब्रेन में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए, दैट इज क्रेनियल नर्व। तो कौन सी नर्व है जो हमारे ब्रेन से निकलती है या ब्रेन में पाई जाती है? दोनों का ही एक करेक्ट आंसर है, दोनों का ही एक करेक्ट आंसर है, क्रेनियल नर्व्स। ठीक, आगे चलें, चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेम द सिस्टम दैट कंट्रोल एवरी एक्टिविटी दैट यू डू। अब वो क्या बोलता है, कौन सा सिस्टम है जो आपके बॉडी में होने वाली सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है? देखो एक एक करके पढ़ते जाओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी, सांस लेना, श्वसन क्रिया को। एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा, ग्रंथियों को कंट्रोल करेगा। एक्सोक्राइन सिस्टम अगेन ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, ब्रेन और नर्व्स। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ गया आपका? ब्रेन आ गया, आपका नर्व्स आ गई यानी कि न्यूरॉन्स आ गए, नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स आ गए। और तीसरी चीज आ गई स्पाइनल कॉर्ड। ये तीनों चीजें आ गई, इन तीनों चीजों को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब अगर ये इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है, दैट मीन हमारी बॉडी के मेजर फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चा? इसका करेक्ट आंसर हुआ नर्वस सिस्टम। साथ ही साथ में आप लोग फटाफट से मुझे कमेंट्स करके बताते जाइए कि कितने लोगों को ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो दैट कि हम लोग अगर नहीं आ रहा है तो हम इसके बारे में आगे पढ़ना शुरू करें। ठीक, चले आगे, नेक्स्ट बात करें। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? अभी आज ही हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की वो सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? नर्वस सिस्टम की वो सबसे छोटी यूनिट कहलाती है न्यूरॉन। पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ इसी से बना है, पूरा नर्वस सिस्टम सिर्फ इसी से फॉर्म हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। वो सबसे छोटी यूनिट जिससे नर्वस सिस्टम बना है वो क्या है? न्यूरॉन्स है। नेक्स्ट, अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। भाई अब वो बोलता है एक माइक्रोस्कोपिक, एक छोटा सा जो गैप आता है बिटवीन पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो एक छोटा सा गैप आता है, which nerve impulse passes when going from one neuron to the next is called as, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वो गैप आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा? देखो गैप के अंदर को बोलेंगे सिनैप्स, उसमें जो लिक्विड फिल होता है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज सिनैप्स। सिनैप्स, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो भी उसमें वहां पर ऑप्शन दिया होगा आप उसे मार्क करोगे, बट न्यूरोट्रांसमीटर मार्क नहीं करोगे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके का लिक्विड है जो कि इसको पास होने में हेल्प आउट करता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट चले। इन आवर बॉडी इनवॉलेंट्री फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शंस यानी कि अनैच्छिक कार्य, यानी कि वो सभी काम जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, वो सभी काम जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते, उन सबको हम क्या बोलते हैं? उन सबको हम लोग बोलते हैं इनवॉलेंट्री फंक्शंस। अब ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब मेड्यूला तो दिया ही हुआ है, अब मेड्यूला कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन या हिंड ब्रेन? तो अगर मैं बात करूं, मिड ब्रेन का एक ही पार्ट था, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। स्पाइनल कॉर्ड का कोई पार्ट नहीं होता, इसीलिए ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करती है सिंगल हैंडेडली। इसके तीन पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यही तीन पार्ट थे, एंड हाइपोथैलेमस। अब हिंड ब्रेन के अंदर फिर फर्दर तीन पार्ट हैं, पहला है सेरिबेलम, दूसरा है पॉन्स, तीसरा है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब बताओ मेड्यूला कहाँ आ रहा है? हिंड ब्रेन में आ रहा है, बिल्कुल सही। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चा? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। अनैच्छिक कार्य आपकी इच्छा अनुसार जो नहीं होता वो सब मेड्यूला कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व्स ब्रेन आर कॉल्ड एज। कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो ब्रेन को भी रिस्पॉन्स करता है? बेटा एक ही तरीके का रिफ्लेक्स एक्शन है, वो ब्रेन को भी कोऑर्डिनेट करता है क्योंकि वो डुअल डायरेक्शन में काम करता है। डुअल डायरेक्शन में काम करने का क्या मतलब होता है? आज पता नहीं आईज में कुछ चला गया है और वो बाहर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरी आईज काम ही नहीं कर रही है, मतलब एक आई काम नहीं कर रही। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन दो डायरेक्शन में काम करता है। दो डायरेक्शन में कैसे काम करता है? एक जाता है ब्रेन की तरफ, फॉर एग्जाम्पल अभी मक्खी आ रही है तो उस मक्खी को लेकर के क्या करेगा? ब्रेन को बोलेगा कि देख मैंने आइस को बोल दिया बंद हो जा, और आइस को क्या बोलेगा? बंद हो जा। तो दोनों डायरेक्शन में उसने काम किया, एक ऑर्डर कर दिया और एक ऊपर बता दिया कि हाँ भाई मैंने ऑर्डर कर दिया है, ठीक है। तो दोनों डायरेक्शन में इसने क्या करा? काम कर दिया। तो इसका बेसिकली कौन सा पार्ट है जो रिफ्लेक्स में काम कर रहा है? दैट इज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला आर, स्पॉन्ज, सेरिबेलम एंड मेड्यूला आर पार्ट ऑफ विच ब्रेन? सेरिब्रम, मेड्यूला और पॉन्स ये किसका पार्ट है? कौन से वाले का? मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या फोर ब्रेन? फिर अगेन अगर मैं बात करूं, फोर ब्रेन के तीन पार्ट हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पॉन्स, मेड्यूला, और मिड ब्रेन का एक पार्ट है दैट इज कॉर्पोरा
क्वाड जेमिना। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चा? इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, हिंडब्रेन। इसी के बारे में पूछ रहा था, तो सी क्या हो गया? हिंडब्रेन। इसी का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पार्ट? ये मैं आपको बता रही थी ना जब लास्ट क्लास किया था, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था? वो बोल रहा था कि भैया स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के कौन से भाग से बनती है? वो बोल रहा था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन के कौन से भाग से बनती है। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो कौन से पार्ट से बनती है स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड इमर्ज होती है हमारे मेड्यूला से। मेड्यूला एक बाहरी भाग होता है जो इस तरफ बनता है। अगर मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसा। यहाँ वाला जो ये वाला पार्ट है ये मेड्यूला होता है, जो फिर छोटा होकर के आपका स्पाइनल कॉर्ड बना लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? मेड्यूला होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, यानी कि हम लोग बोले मध्यंतर, यानी कि बिल्कुल केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है उसका बताइए। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अगर मैं बात करूं कि भैया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? केंद्र यानी कि सेंटर। मैं सीधी खड़ी हूं तो सबसे पहले मेरा क्या आया? ब्रेन। इसके नीचे उतरो आया स्पाइनल कॉर्ड। तो दो चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अगर मैं बोलूँ सेरिब्रम एंड पॉन्स, ये तो ब्रेन का ही हिस्सा हो गया। स्पाइनल कॉर्ड अलग नहीं, ब्रेन अलग नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी होगा। बेसिकली हमारे पास दो होते हैं, एक होता है पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल। एक होता है पेरिफेरल, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हमारा दो होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। बट अगर मैं बात करूं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, या इसको हम लोग बोलते हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल को बोलते हैं केंद्रीय पारिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बात करूं कि भाई हम लोग बात कर रहे हैं पारिधीय तंत्रिका तंत्र की, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सब कुछ पेरिफेरल में आता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के अगर बात करूं तो वो सेंट्रल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ एन ह्यूमन एडल्ट, ह्यूमन ब्रेन। अगर मैं बात करूं एक मेल की, तो एक मेल के ब्रेन का जो साइज होता है वो होता है 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम। बट अगर मैं बात करूं किसी फीमेल की, तो ये होता है 1250 ग्राम। तो अगर मैं बात करूं एवरेज की, जो कि मैथ्स का एवरेज नहीं निकालना, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड नहीं करना, एवरेज यानी कि औसत की बात करूं तो ये होता है बेटा 1350 ग्राम। ठीक है जी, हम लोग वो वाला एवरेज की बात नहीं करते हैं कि भाई आप लोग प्लस करो, डिवाइड करके 2 से डिवाइड कर दो, या जितने भी नंबर को प्लस कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो। ये मैथ्स नहीं है, बायो है, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है जी, आगे चलूं, नेक्स्ट बात करें। चलिए, पॉन्स रेगुलेट। पॉन्स क्या करते हैं? पॉन्स हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करते हैं, बॉडी बैलेंस करते हैं। वैसे तो बच्चा बॉडी बैलेंस जो करता है वो सेरिबेलम करता है, ठीक है। बट क्योंकि ये सेरिबेलम और आपका जो ये मेड्यूला है दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो गया? बॉडी बैलेंस हो गया। ये क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मतलब अगर मैं सीधी खड़ी हूँ या सीधी चल पा रही हूँ तो वो इसी की वजह से, अदरवाइज मैं सीधी खड़ी नहीं हो पाऊंगी और सीधी चल नहीं पाऊंगी। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाय, वही वापस से एक ही बात है भाई, बार बार एक ही चीज पूछते हैं। इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक कार्य, मतलब वो ऐसा कोई काम जो आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, पलक का झपकना, वॉमिटिंग होना, स्नीज होना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। इफ इन केस आप लोगों ने कोशिश करी कि भैया मैं सांस रोक लेता हूँ, कितनी देर रोक पाओगे? आप रोक सकते हो कुछ समय के लिए, टाइम डिले कर सकते हो, आप कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते हो। आप डिले कर सकते हो इसको कि भैया जो सांस मैं 5 से 7 मिनट के लिए रोक लूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा 5 से 7 मिनट के लिए अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकता हूँ। हम ये जरूर कर सकते हैं, बट हम ये नहीं कर सकते कि हम परमानेंटली इसको रोक दें, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकते? दैट इज कंट्रोल्ड बाय हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये हमारा मेडुला कंट्रोल करता है, इसीलिए हम नहीं कर सकते, ठीक। अब हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा इनवॉलेंट्री सभी फंक्शंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मेडुला सभी इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको अगर कोई भी चीज हो रही है जो भी इनवॉलेंट्री हो रही है, वो मेडुला है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ नहीं कर सकते जी। आप क्या करोगे? मेडुला अपने आप काम कर रहा है। इस कुदरत को पता था कि ये जो इंसान है ना, ये सबसे बुद्धू लोग हैं, इसीलिए उनको पता था कि इस दिन घर पे आएंगे और आकर बोलेंगे दिल आज तू काम मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ, दिल बंद हो जा। दिल बंद हो जाएगा। अरे ऐसे तो लोग मरने लग जाएंगे इतने सारे। इसीलिए इस कुदरत ने क्या करा कि भैया इसके हाथों में नहीं देनी ये चीजें, बुद्धू है बिल्कुल। सांस लेना बंद कर देगा अपनी मर्जी से, अगर सांस लेना बंद कर देगा भैया तो पानी के अंदर मछलियों को भी मारना पहुंच जाएगा कि भाई थोड़ी देर बाहर सांस लिया, ऑक्सीजन ले लिया जितना चाहिए, उसके बाद नीचे स्कूबा डाइविंग हो रहा है भाई, बिना सिलेंडर लगाए, क्योंकि हम सांस तो रोक ही सकते हैं। तो हमें पता था कि भैया ये ना इंसान जिसको हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, एक्चुअली बुद्धूजीवी है ये, बुद्धि नहीं बुद्धू है ये कुछ भी काम सीधा नहीं कर सकते, जब भी कोई काम करने जाएंगे खुराफाती उल्टा करेंगे। इसीलिए मेडुला में अगर कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इंजरी हो गई या मेडुला में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चा ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सेंटर यानी कि ब्रीथिंग खत्म हो जाएगी। इसीलिए ब्रेन पे इंजरी में हमारी डेथ तुरंत हो जाती है, क्योंकि मेजर काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन ही तो कर रहा है भैया। ये तो बिल्कुल कमांड सेंटर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें। इन स्पाइनल कॉर्ड द ग्रे मैटर इज अरेंज्ड इन दैट शेप। अच्छा ये चीज एक देखिएगा, ये आप लोगों को ये एक ही बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होता क्या है जब आप बात करो स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? आपके न्यूरॉन के ऊपर एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। अगर वो माइलिन शीथ कवर रहती है, अगर वो माइलिन शीथ कवर रहती है, तो उस माइलिन शीथ की वजह से न्यूरॉन का जो कलर होता है वो व्हाइट हो जाता है, और जो नहीं रहती वो ग्रे होता है। तो ग्रे और व्हाइट दो कलर के न्यूरॉन्स हमको देखने को मिलते हैं। अब वो किस शेप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं? आपको शेप नजर आ रही है? ऐसा होता है। और यही अगर बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन में इस शेप में होता है W। ठीक है जी, डन। आगे चलें, नेक्स्ट बात करें। Which of the following is not an example of reflex action? रिफ्लेक्स एक्शन वो होता है बेटा जो मुझे तुरंत से करना पड़ जाए, अचानक हो जाए। यूजुअली मैं करती नहीं हूँ उसको, बट आज अचानक हो गया। तो सबसे पहला है स्नीजिंग, स्नीजिंग अचानक हो गई। यॉर्निंग, वॉकिंग, कफिंग, इसमें से रिफ्लेक्स विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? वॉकिंग आपका रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जब मैं वॉक करती हूँ तो मैं सोच समझ के वॉक करती हूँ ना, मेरे ब्रेन को पता होता है कि मैं वॉक कर रही हूँ। आज हम लोग चलेंगे नहीं, आज हम सिर्फ वॉक करेंगे, ये मेरे ब्रेन को पता है ना कि आज सिर्फ क्या करना है, आज वॉक करनी है। चलो यार घर चलना है, उठो घर चलते हैं, तो उठना घर जाना ये मेरे ब्रेन को पता है ना, ब्रेन इस चीज को कंट्रोल कर रहा है ना कि भाई क्या करना है। तो इसलिए जो वॉकिंग होता है बेटा, ये सडन एक्शन नहीं है। सडन मतलब अचानक मुझे वॉक करनी पड़ी, ऐसा नहीं होता। वॉक करने के लिए हमारे ब्रेन को पता होता है कि भैया इसको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, इसीलिए जो वॉकिंग होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आती, बॉडी फंक्शनिंग में आती है।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। जबकि स्नीजिंग देखो तुरंत आ जाती है, अचानक अचानक आ जाती है, आप रोक भी नहीं पाते हो। यॉर्निंग अचानक आती है, रोक नहीं पाते हो। कफिंग का भी यही है, अचानक आ जाती है, आप रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इन रिफ्लेक्स एक्शन प्लेज नो रोल। हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में किसका कोई काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। देख बच्चा, जब हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है तो भी न्यूरॉन चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड भी काम कर रहा है तो भी न्यूरॉन चाहिए। न्यूरॉन क्यों चाहिए? क्योंकि भैया न्यूरॉन ही तो जाके हमको बताएगा, न्यूरॉन ही तो बताएगा कि भाई आंखों बाहर देख मक्खी आ रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा तुरंत से इसको बोल आंख बंद कर ले, और साथ साथ ब्रेन को क्या बोलेगा, मैंने इसको बोल दिया है कि आंख बंद कर ले, आंख बंद हो गई है। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन है तो ऑर्गन से जा रहा होगा स्पाइनल कॉर्ड के पास ये बोलने के लिए कि देख भाई ये हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड वापस आ रहा होगा मोटर न्यूरॉन की वजह से कि अच्छा ठीक है भाई ये करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन से नहीं होता, ब्रेन अगर करेगा तो बॉडी फंक्शनिंग करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ब्रेन का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बस ब्रेन को एक मैसेज रिसीव होता है कि स्पाइनल कॉर्ड का ये एक्शन था, ये हो गया। समझ आया? आगे चले तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, ऑपोजिट होता है, दोनों या नीदर। देखो बच्चा, ये दोनों जब काम करते हैं ना तो उल्टा उल्टा काम करते हैं। जैसे सिंपैथेटिक आइज को ओपन करती है, पैरासिम्पैथेटिक आइज को क्लोज करती है। सिंपैथेटिक आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक आपके ब्लड प्रेशर को लो डाउन करती है। जिस समय जिस चीज की नीड होती है उस समय वो वाली न्यूरॉन हमारे काम करते हैं। बट ये कभी भी एक जैसा काम नहीं कर सकते, दे डू नॉट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, नेवर, दे नेवर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हमेशा ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि भैया मैं बोल रहा हूँ आंख खोल, तू बोल रही है आंख बंद कर, ठीक है, ऑपोजिट फंक्शन करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉम्प्लीमेंट्री गलत है, इसलिए सी भी गलत है, बोथ ए एंड बी, और डी भी गलत है, नीदर ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट, न्यूरॉन्स के पास जो सबसे शॉर्टेस्ट फाइबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए बच्चा, इस तरीके से न्यूरॉन हमारा देखने को मिलता है। ये हमारा न्यूरॉन होता है जो फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास यहाँ शॉमन सेल्स होते हैं, निसल्स ग्रान्यूल होते हैं, ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, और ये लास्ट में होती है नर्व एंडिंग जिसे नर्व फाइबर भी बोला गया है। इसमें से जो सबसे छोटे फाइबर देखने को मिलते हैं बेटा वो सबसे आगे वाले होते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट, इसको बोलते हैं डेंड्राइट तंतु, इसको बोलते हैं डेंड्राइट या तंतु। तो अगर सबसे छोटे की बात करूं तो भैया सबसे छोटे वाले जो फाइबर्स होते हैं हमारे नर्व में दैट इज डेंड्राइट। कौन से होते हैं ये? डेंड्राइट्स होते हैं, जिसे हम लोग तंतु भी कहते हैं। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बात करता है, बोलता है द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एज। सबसे बड़ा फाइबर नर्व सेल का क्या है? दोबारा से डायग्राम रिकॉल करो। इसमें से आपको सबसे बड़ा जो हिस्सा दिख रहा है वो आपको सबसे बड़ा हिस्सा दिख रहा है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ये सब मैं क्वेश्चंस आपको क्लास में जब पढ़ा रही थी तब साथ के साथ बताती रही थी कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखा ये वाला क्वेश्चन में आया ना, तो ये क्वेश्चन क्या है भैया? नर्व जो फाइबर होता है नया नर्व सेल होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है? एक्सॉन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ब्रेन होता है उसके इनर पार्ट में कौन सा मैटर पाया जाता है? ग्रे अंदर होता है या वाइट अंदर होता है? बेटा ग्रे अंदर होता है, वाइट बाहर की साइड पर ही होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? सॉरी, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ?
ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्यों होता है ये मैंने आप लोग को बताया था कि जिस न्यूरॉन के ऊपर व्हाइट कलर की कवरिंग है वो व्हाइट मैटर बनाते हैं, दूसरा ग्रे बनाता है। ब्लू मैटर कुछ नहीं होता, डार्क मैटर कुछ नहीं होता। डार्क मैटर आप कंप्यूटर्स में पढ़ोगे या हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कि डार्क मैटर्स होते हैं हमारे गैलेक्सीज के अंदर, गैलेक्सी के अंदर, है ना। तो अभी फिलहाल हमको ये पता है कि हमारे पास एक गैलेक्सी है विच इज मिल्की वे गैलेक्सी। ऑल्दो एक साइंटिस्ट है जिसने और गैलेक्सीज के बारे में पता लगाया है और उन्होंने ये भी बताया है कि भैया हमारे प्लैनेट से ज़्यादा बड़े प्लैनेट्स हैं उनके, अर्थ से भी 3-5 टाइम्स बड़े प्लैनेट है उस गैलेक्सी में। बट फिलहाल अगर हम बात करें अपनी गैलेक्सीज की तो देखोगे कि वहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे ऐसे मैटर हैं जिसे डार्क मैटर्स कहा जाता है, पर हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे डार्क मैटर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से कौन बचाता है? मैकेनिकल शॉक्स का मतलब मुक्का मारना, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अगर मैं एक ज़ोर से मुक्का मारूं दीवार पे तो बहुत तेज़ लगेगा, बट अगर यही मैं मुक्का मारूं ज़ोर से पानी के अंदर तो बहुत तेज़ नहीं लगेगा। दैट मीन्स पानी क्या करती है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्यों, मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक है। मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। पानी में डाला मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट हो गए, स्प्रेड आउट हो गए, जगह मिल गई, जगह मिल गई तो जितना भी प्रेशर शॉक मैंने इसको दिया था वो मूव हो गया इतनी सारी डायरेक्शंस के अंदर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा उतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज होता चला गया। सेम इसी तरीके का रीज़न होता है हमारे ब्रेन का। पूरे ब्रेन के आसपास हमारे पास एक लिक्विड पाया जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CSF फ्लूइड, इसको CSF फ्लूइड भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को दोनों को प्रोटेक्शन देता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के पास से शुरू होता है और ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। हमारे ब्रेन के पास 4 चैम्बर 4 वॉल्व्स हैं जो कि इस तरीके के जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करके रखती है। हार्ट के चैम्बर्स तो हम सबने पढ़े हैं, पर भैया ब्रेन में भी चैम्बर्स होते हैं, इसका ध्यान रखना। ब्रेन ऑल्सो हैव चैम्बर्स। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इसमें क्या है, आपको ना दूसरा पार्ट नहीं पढ़ना, आप सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ो। कौन सा? विच इज द लार्जेस्ट, हमें बस लार्जेस्ट समझ में आ रहा है। लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, चलो कॉम्प्लेक्स नहीं भी पता हमको क्या होता है तो हमको लार्जेस्ट पता है ना क्या होता है। अगर वो आपसे बोल रहा है कि लार्जेस्ट पार्ट इसमें से कौन सा है तो भैया इसमें से सबसे बड़ा पार्ट हमारा है सेरिब्रम का। तो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पॉन्स तो है ही नहीं। और क्रेनियम क्या करता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है ब्रेन की, आउटर मोस्ट कवरिंग है, बाहरी परत है, कपाल बोलते हैं हिंदी में इसको, बाह्य परत है। मतलब आप यहाँ पे ऐसे करो नॉक नॉक, ये जो हड्डी आपको दिख रही है दैट इज क्रेनियम। ये हड्डी क्या है, क्रेनियम है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बेसिकली क्रेनियम है, प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अंदर क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें क्या है, मेनिंजेस है, उसके नीचे क्या है, आपका ब्रेन है। तो सोचो ब्रेन को इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी दिया है, तो आपके शरीर का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा ब्रेन है। अब मैडम प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोला, क्योंकि पावर कम है ना यार, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ज़्यादा है, तो ये प्राइम मिनिस्टर है हमारा, ठीक है जी। चले आगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो 10 तक के एनसीईआरटी में नहीं है, बट एनीवेज क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है तो हम इसको करेंगे। वो बोलता है द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर आई जॉइन टुगेदर बाय। देखो जो सेरिब्रम होता है ना बेटा, आपका जो ब्रेन होता है वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। आप अखरोट खोलना, अखरोट खाना, जैसे अखरोट होते हैं ना, वॉलनट्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का आपका ब्रेन दिखाई देता है। अब ये ब्रेन आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और जुड़ा होता है थ्रू अ फाइबर्स। अब अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी अगर आप देखो इसको, क्या क्रेनियम ज्वाइन करती है, नहीं करती, क्रेनियम तो प्रोटेक्शन देती है। पॉन्स क्या ज्वाइन करता है, नहीं करता है, क्योंकि पॉन्स तो खुद एक ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या ज्वाइन करती है, नहीं करती है, तो भैया खुद एक हिंड ब्रेन का पार्ट है, नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, कॉर्पस कॉलोसम। हमारे पास में जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर जुड़े होते हैं ना, वो एक फाइबर के थ्रू जुड़ते हैं, जिस फाइबर का नाम होता है कॉर्पस
कोलेसम। तो कॉर्पस कोलेसम दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को जोड़ के रखती है। हमारा जो पूरा ब्रेन है ना वो कंप्लीट एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके बीच में अलग अलग गैप्स हैं, हिंजेस हैं, छोटे छोटे से गैप्स हैं। तो ये चीज़ें हमारे ब्रेन में आज भी हैं, ठीक है। तो जो ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट है जो मेजर ब्रेन बनाता है वो दो हेमिस्फेयर्स में बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि भैया अगर मैं बात कर रही हूँ सेरिब्रल हेमिस्फेयर की, तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने पार्ट में डिवाइड है, मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिया कि कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 3 4 6। तो डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चा, 2 हुआ। सेरिब्रल हेमिस्फेयर कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, विच इज ज्वाइंट टुगेदर बाय अ फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कोलेसम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर। कौन सा पार्ट कॉन्वोलेटेड होता है, कॉन्वोलेटेड समझते हो, उभरा हुआ सा। कौन सा भाग है उभरा हुआ सा, आपका ब्रेन देखो इस तरीके से उभरा हुआ है, क्यों, किस पार्ट की वजह से ब्रेन जो है वो उभरा हुआ है, सेरिबेलम, सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम तो फाइबर है, इसको तो हटा दो। सेरिब्रम तो छोटा सा पार्ट था, ये हमने देखा, तो इसको भी हटा दो, सॉरी इसको भी हटा दो। अब बात करते हैं मेड्यूला या कॉर्टेक्स की। कभी भी किसी भी ऑर्गन की बात करो तो जो इनर पार्ट होगा वो आपका मेड्यूला होगा, सॉरी जो आउटर पार्ट होगा वो मेड्यूला होगा, जो इनर पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स होगा। अगर मैं ब्रेन की भी बात कर रही हूँ तो आउटर पार्ट हमेशा मेड्यूला रहेगा, इनर पार्ट हमेशा कॉर्टेक्स रहेगा, ये हमेशा याद रखना, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट इज मेड्यूला, इनर पार्ट इज कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following part of the brain controls and regulate blood pressure, hunger, body temperature and thirst? हमारे बॉडी का, ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है? हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, या इन सभी पार्ट को कंट्रोल करता है? ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो हमारे सभी पार्ट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा? तो देखिए बच्चा, हमने मतलब लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो सभी उन फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो आपके इमोशंस, भूख प्यास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक एक करके देखते जाते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? वाटर रेगुलेशन करता है जी, वाटर रेगुलेशन करता है, पानी का संचारण करता है। दूसरा, पॉस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री फंक्शंस करता है, यानी कि अनैच्छिक कार्य करता है, अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है। थैलेमस क्या करता है? दर्द बताता है, पेन बताता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये सारी चीजें बता देता है, हंगर, भूख, प्यास, इमोशन, टेम्परेचर, सारी चीजों को कौन कंट्रोल कर देता है? यही कंट्रोल कर देता है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि भैया हाइपोथैलेमस से इन सब चीजों के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में क्या किया है, डिस्कस की है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब वो बोलता है बॉडी के मूवमेंट, बॉडी के मतलब फिजिकल और मस्कुलर मूवमेंट्स को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है? पॉन्स। पॉन्स बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं, कोऑर्डिनेट या कंट्रोल नहीं करता। पॉन्स बेसिकली आपका जो सेरिबेलम है और जो मेड्यूला, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन देता है, ठीक है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम पॉस्चर और वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। अरे भैया ठीक है, तो कौन करता है बॉडी को कोऑर्डिनेट? तो बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है मिड ब्रेन। मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन देता है, यानी कि स्केलेटल मसल्स और मसल्स जो इंटरनल मसल्स होती है उनके बीच में काम करता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स वो हो गई बेटा जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि हाथ और पैर,
ठीक है, या फिर हम बोलें स्मूथ मसल्स जिसको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उन दोनों को जो कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है उन दोनों के बीच में, दैट इज मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन में, कॉर्पोरा, क्वाड, जेमिना। मैंने आपको बताया था मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्पोरा, क्वाड, जेमिना और सेरिब्रल पेंडुंकल्स। सेरिब्रल पेंडुंकल्स हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्पोरा, क्वाड, जेमिना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिड ब्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले, चलिए। Which of the following controls involuntary activities like coughing and sneezing? इसमें से कौन सा involuntary activities को कंट्रोल करता है? अब involuntary activities यानी कि हर वो काम जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा है उसको कौन कंट्रोल करता है? बच्चा, हर वो चीज़ जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला या पॉन्स। ऑब्वियसली इट इज कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। ये बेसिक फंक्शंस हैं और इस पे क्वेश्चंस एकदम डायरेक्ट आते हैं। अगर एक वो टेबल हम लोगों ने पढ़ लिया, सिर्फ एक टेबल, तो हमारे से देखो कितने सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। चलिए आगे। पॉन्स कोऑर्डिनेट करता है हिंडब्रेन, सेरिबेलम एंड मेड्यूला के अंदर। सेरिबेलम पोस्चर और वाटर रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, वाटर बॉडी बैलेंस भी ये करता है, सीधे खड़े होना वो भी इसी की वजह से, वो पोस्चर में सब कवर ही हो जाता है। सेरिब्रम आपका कंट्रोल करता है 3 चीजें, स्पेक्यूलेशन, 3 चीजें कंट्रोल करता है, एक करता है स्पेक्यूलेशन, एक करता है विल पावर और तीसरा करता है, स्पेक्यूलेशन हो गया, एक हो गया विल पावर, और तीसरा ये क्या कंट्रोल करता है? तीसरा ये कंट्रोल करता है हमारा विजडम। ठीक है, इन तीनों चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A spinal cord is protected by, वो कह रहा है कि भैया जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कैसे प्रोटेक्ट होती है। देखो, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन जो है उसके ऊपर ये वाली वॉल है, इस वॉल को क्या बोला? क्रेनियम बोला। ऐसे स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके बाद क्या है? बोन्स प्रेजेंट है। उन बोन्स को हम क्या बोलते हैं? उन बोन्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी यानी कि केशरों स्तंभ, ये सब ये क्या करती है? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड एक नर्व है, एक नर्व के ऊपर इस तरीके से बहुत सारी बोन्स जुड़ी रहती हैं। इन सारी बोन्स को हम क्या कहते हैं? इन सारी बोन्स को हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है जी, आगे चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चन के साथ। हम लोग हर क्लास के अंदर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं और हर टॉपिक के बाद में हम लोग इस तरीके का प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं, सो दैट कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम लोग देख पाएँ। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को ख़त्म करती हूँ इसी क्वेश्चन पर, इसी टॉपिक के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चन के साथ, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।